दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आज एक क्वेश्चनायर लेकर लक्ष्य क्लासेस आरा की तरफ से। जो प्रीवियस वीडियो हमने देखा शैक्षिक दर्शन पर, उसमें मारिया मोंटेसरी तथा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के शैक्षिक विचारों एवं उनके जो फिलॉसफी है, एजुकेशनल फिलॉसफी, उस पर हमने बात की है। तो उस पर आधारित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो संभावित हैं आगे आने वाले प्रधानाध्यापक के परीक्षा में, हेड टीचर की परीक्षा में, उस पर आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये एक वेरी क्विक वीडियो है जिससे आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जानकारी मिलेगी और परीक्षाओं में अच्छे स्कोर करने की संभावना बनती है। तो इसे अंत तक अवश्य देखें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत ही जल्द फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं इसी चैनल पर आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से कि भारत के अलावा किस एक अन्य देश का राष्ट्रगान एक भारतीय कवि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और चौथा ऑप्शन जो है ये शायद मिसप्रिंटिंग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत दोनों का राष्ट्रीय गान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया है। भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला, दोनों ही राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखे गए हैं। अमर सोनार बांग्ला की रचना 1905 में बंगाल विभाजन के समय गुरुदेव द्वारा की गई थी, जबकि जन गण मन का रचना 1913 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन है इसके ब्रह्म बांधव उपाध्याय, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और राजकुमार शुक्ल। इसमें सही ऑप्शन है आपका ब्रह्म बांधव उपाध्याय। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था तथा कालांतर में वह इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने महात्मा शब्द से संबोधित किया था। ऑप्शन है इसके रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय। इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले सबसे पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे, और बाद में यह नाम इतना प्रचलित हुआ कि मोहनदास करमचंद गांधी शायद गांव के अनपढ़ लोग जो जिनका संबंध नहीं रहा है इन सब चीज़ों से, वो नहीं जानते होंगे कि मोहनदास करमचंद कौन है। लेकिन अगर महात्मा गांधी हम लोग कहें तो संभवतः देश का छोटा से छोटा बच्चा, किसी सुदूर ग्राम में रहने वाला कोई ग्रामीण भी इनके नाम से परिचित है। सॉरी। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, रविंद्रनाथ ठाकुर और पंडित मदन मोहन मालवीय। तो जनरल नॉलेज के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं इसको कि पंडित मदन मोहन मालवीय तथा रविंद्रनाथ ठाकुर दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा रविंद्रनाथ ठाकुर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन परिसर में स्थित एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन प्रकृतिवादी शिक्षा के हिमायती थे। ऑप्शन है इसके मारिया मोंटेसरी, रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी तथा महात्मा ज्योतिबा फूले। इसका सही उत्तर होगा प्रकृतिवादी शिक्षा के प्रखर पैरोकार रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑर्थोफ्रेनिक स्कूल किस तरह के बच्चों का स्कूल था। अस्थि विकलांग बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, पिछड़े वर्गों के बच्चे या सामान्य बच्चे। तो ऑर्थोफ्रेनिक जो ऑर्थो वर्ड है यह जनरली हड्डियों से रिलेट करता है, इसलिए यहाँ एक ऑप्शन जो है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि शायद यह स्कूल अस्थि विकलांग बच्चों के लिए हो, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यह मंदबुद्धि बच्चों का स्कूल था। वह बच्चे जिनकी क्षमता जो है, मानसिक क्षमता सामान्य बच्चों से कम थी, उनके लिए यह इटली का एक विद्यालय था जिसमें मारिया मोंटेसरी जी ने अपने जीवन का संभवतः प्रथम नौकरी एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया था, और यहीं पर इन्होंने मोंटेसरी विधि को विकसित किया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर और महादेव गोविंद रानाडे। इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है खेल विधि द्वारा शिक्षा किसके शैक्षिक दर्शन का आधार है। ऑप्शन है इसके मारिया मोंटेसरी, रविंद्रनाथ टैगोर, गिजुबाई बदेका और अनुग्रह नारायण। तो खेल विधि द्वारा शिक्षा मारिया मोंटेसरी जी का शैक्षिक दर्शन है, जिसमें वह बच्चों को भय मुक्त, उन्मुक्त एवं स्वतंत्र विधि से शिक्षा देने की हिमायती हैं। और बच्चे चूँकि खेलों से ज़्यादा आकर्षित होते हैं, अतः इन्होंने खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने की विधि विकसित की, जिसमें फ्लैश कार्ड और अन्य मनोरंजक सामग्रियों का संपूर्ण समावेश होता है। अगला प्रश्न है मोंटेसरी के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन है। तो मोंटेसरी के अनुसार बाल विकास की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं और इनकी 2 उप अवस्थाएं हैं। तो अगर देखा जाए तो मूलतः इन्होंने 5 भागों में अवस्थाओं को बांटा है, लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 4, 3 का आता है तो सही उत्तर होगा 3, जिसमें मारिया मोंटेसरी ने बाल विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है। अगला प्रश्न है कि मोंटेसरी के अनुसार विकास की गति तीव्रतम होती है। मारिया मोंटेसरी जी, जो कि एक बहुत बड़ी शिक्षाविद हैं और इन्होंने बाल विकास की अवस्थाओं को बांटा है। तो यह प्रश्न जो है कि विकास की गति तीव्रतम, विकास तो अनवरत चलने रहने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विभिन्न चरणों में इसकी गति अधिक या कम हो सकती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विकास की गति तीव्रतम किस में होती है। तो विकास की तीव्रतम गति हम लोग बाल्यावस्था के प्रथम अवस्था में देखते हैं, और यह विभाजन जो है अवस्थाओं का, यह मारिया मोंटेसरी के अनुसार है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मोंटेसरी के अनुसार बाल विकास की प्रथम अवस्था में लगभग कितने प्रतिशत मस्तिष्क का विकास हो जाता है। ऑप्शन है इसमें 30%, 45%, 85% और 100%। तो इसका सही आंसर है 85%। प्रथम अवस्था में लगभग 85% मस्तिष्क का विकास हो जाता है, और विकास की सबसे सर्वाधिक तीव्र गति इसी प्रथम अवस्था में होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मानसिक तथा शारीरिक स्थिरता की अवस्था। तो पहले अवस्था को हम लोग देख रहे हैं कि सबसे तीव्र अवस्था होती है, और तीसरी अवस्था जो होती है जिसको किशोरावस्था कहते हैं, वह आंधी तूफान की अवस्था होती है, और उसमें भी जो मानसिक विकास है वह तेज होता है और जल्दी से किसी से प्रभावित हो जाता है और जल्दी किसी को प्रभावित भी करता है। तो इस तरह से वह स्थिरता की अवस्था नहीं है। और प्रथम में हमने देखा कि सबसे तेज होता है, 85% तक विकास होता है, तो प्रथम अवस्था भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है द्वितीय अवस्था, मानसिक तथा शारीरिक विकास की स्थिरता की अवस्था है। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव मन सर्वाधिक अस्थिर कब रहता है। जब चंचलता मनुष्य में सबसे ज़्यादा हो। तो बचपन में, किशोरावस्था में, युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। तो हम लोग देखेंगे कि बचपन में जो है शारीरिक चंचलता बहुत ज़्यादा होती है बच्चों के अंदर। जो छोटे बच्चे होते हैं किशोरावस्था से पहले के बाल्यावस्था में, बचपन में शारीरिक अस्थिरता ज़्यादा रहती है, जबकि किशोरावस्था में मानसिक अस्थिरता ज़्यादा रहती है। युवावस्था अपेक्षाकृत स्थिरता की अवस्था होती है, और प्रौढ़ अवस्था में तो चूँकि ज़िंदगी के अनेकों पहलुओं को आदमी जान समझ चुका होता है, तो यह बिल्कुल ही शांत और स्थिर अवस्था होती है। स्थिरता इसमें होती है, स्टैटिक अवस्था होती है। तो सही आंसर हमारा है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। यह आपका विचार जानने का प्रश्न है कि आपके विचार में शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। सूचना संग्रहण, शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास और सर्वांगीण विकास। तो जैसा कि हम सभी भली भांति परिचित हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य
व्यक्तित्व व्यक्ति का या बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, कि वो हर एक एस्पेक्ट में सही हो जाए, सामाजिक विकास भी हो, मनोवैज्ञानिक विकास हो, उसका आर्थिक विकास हो, और वह भविष्य के लिए एक बेहतर नागरिक हो। तो इसमें सर्वांगीण विकास की सर्वाधिक भूमिका है। अगला प्रश्न है कि टैगोर के अनुसार बाल शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी, हिंदी मातृभाषा या संस्कृत भाषा। तो चूंकि टैगोर ने संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया था, अंग्रेजी उनकी जो भाषा थी एजुकेशन की, उसको उन्होंने अवॉइड किया था। जैसा कि हमने वीडियो में चर्चा भी किया था कि वह लंदन गए और बैरिस्ट्री की डिग्री लिए बिना वापस आ गए, और विद्यालय में पढ़ने गए तो विद्यालयी शिक्षा को बीच में ही त्याग दिया। तो इनका कहना है गुरुदेव का कि हमारी जो बाल शिक्षा है उसका माध्यम हमेशा मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ग्रहणशीलता मातृभाषा से, चूँकि एक ऐसा लगाव होता है बच्चों का जो कि बचपन से जन्म के साथ ही, जब उनको भाषा की समझ भी नहीं होती है तब से उनके कानों में जाती है और उनके मन मस्तिष्क को प्रभावित करते रहती है। तो मातृभाषा जो है वह शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम हो सकता है बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार के अलावा और कौन सा सम्मान मिला था। नोबेल पुरस्कार तो मिला ही था 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के लिए, गीतांजलि जो इनकी पुस्तक है उसकी रचना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और क्वेश्चन है कि और कौन सा सम्मान मिला था। ऑप्शन है नाइटहुड, लॉर्ड, मिनिस्टर या श्रीमंत। इसका सही उत्तर है नाइटहुड। 1915 में इन्हें ब्रिटिश भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो कि इन्होंने 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के स्वरूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है इसमें कि इनमें कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, आर्थिक विकास या सूचना संग्रहण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो मशीन नहीं है, उनके पास सूचनाओं का भंडार एकत्र कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। सामाजिक विकास जो है वह अंतर्निहित है शिक्षा के उद्देश्य में। भाषाई विकास शिक्षा के प्रथम उद्देश्यों में से और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है, क्योंकि भाषा ही किसी भी अन्य विषय के शिक्षण के लिए माध्यम है, और इसी के द्वारा हम लोग अन्य किसी विषय का अध्ययन कर पाते हैं, अध्यापन कर पाते हैं। इसलिए भाषाई विकास भी जरूरी है और उद्देश्य भी है शिक्षा का। आर्थिक विकास शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि व्यक्ति अपने आर्थिक क्षमताओं में वृद्धि कर पाए। चूँकि अर्थ प्रधान युग है और यहाँ पे आर्थिक संरक्षण मिलना हर एक व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है, तो शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि आर्थिक विकास हो, व्यक्ति का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। जैसा कि महात्मा गांधी भी डिस्कस करते हैं कि हमारी शिक्षा जो हो वह स्वावलंबी शिक्षा हो, जिसको ग्रहण करने के बाद व्यक्ति आर्थिक रूप से भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर सके, मजबूत महसूस कर सके। सूचना संग्रहण जो है वह मुख्यतः मशीनों का काम है, कंप्यूटर का काम है। तो सूचना संग्रहण कभी भी हमारे शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता है। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना केवल कोई उद्देश्य नहीं है, इससे हमारे बच्चों को किसी तरह का लाभ नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन हम लोग लगाते हैं सूचना संग्रह। अगला प्रश्न है कि किसी शिक्षा प्रणाली में मापन का पैमाना क्या होना चाहिए। यह प्रश्न भी आपके दृष्टिकोण को जानने का प्रश्न है कि शिक्षा प्रणाली का पैमाना क्या रखेंगे आप। भवन की दशा, विद्यालय के भवन की दशा क्या है, क्या इसे हम लोग माप कर सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली कैसी है। या शिक्षकों की तनख्वाह, जैसा कि होता है कि यहाँ पे तो भाई कम तनख्वाह वाले शिक्षक हैं, वहाँ ज़्यादा तनख्वाह वाले शिक्षक हैं। तो क्या यह शिक्षा के उत्कृष्टता का मापन का पैमाना हो सकता है कि कहाँ के शिक्षकों की तनख्वाह कितनी है। अब मानवीय मूल्यों का विकास और परीक्षा का परिणाम। देखिए इसमें से दो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है वह है परीक्षा का परिणाम और मानवीय मूल्यों का विकास। तो पहले के काल में परीक्षाओं का परिणाम जो होता था वह एक मापक होता था, आज भी है, एक मापक है, लेकिन
यह सर्वोत्कृष्ट मापक नहीं है। यह हो सकता है कि बच्चे के साल भर के पढ़ाई को हम लोग 1 या 2 घंटे में मापन करें, तो यह संभव है कि उसमें गलतियां हो, उसमें एरर्स आए, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा किसी मनोस्थिति में हो, परीक्षा के दिन स्पेसिफिक कोई दुर्घटना घटना हो गई हो उसके साथ, या कोई अन्य भी परिस्थिति जने जो समस्याएं होती हैं उनके कारण बच्चों का सर्वाधिक मापन नहीं हो सकता है। लेकिन मानवीय मूल्यों का विकास जो है, मानवीय मूल्य में वो सारे मूल्य आ जाते हैं जो किसी समाज, राष्ट्र या व्यक्ति के उत्थान एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस तरह से सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है वह मानवीय मूल्यों का विकास है। अगला प्रश्न है हमारा, और अंतिम प्रश्न भी है इसका, कि मोंटेसरी विधि का दूसरा नाम क्या है। मारिया मोंटेसरी के द्वारा विकसित जो विधि है उसको पॉपुलरली हम लोग सर्वाधिक प्रचलित जो उसका नाम है मोंटेसरी विधि है, और उसका एक और नाम है, अन्य नाम है, उसको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। सहकर्म विधि, साहचर्य विधि, सहपाठी विधि या अनुशासन विधि। तो इसमें एप्रोप्रिएट आंसर है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि में एक शिक्षक तथा एक बच्चा दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए बच्चे के विकास को निर्देशित करते हैं। इसमें शिक्षकों की भूमिका जो होती है एक निदेशक की होती है, वो इंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों को कि किस तरफ जाना है। वह बच्चों के सहयोगी होते हैं, जहां बच्चे गलती करें या दूसरी राह पे निकल जाएं तो वहां उनको कवर अप करते हैं, और साथ में उनके साथ रहते हुए सहचर बनकर, उनके सहचर बनकर और शिक्षा को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चनायर इस पाठ पर आधारित खत्म होता है। अन्य हमारा जो वीडियो है अगला संभवतः इस हफ्ते में पूर्ण रूप से 150 क्वेश्चंस का सेट हम लोग देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से कि चूँकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने बीएड या डीएलएड किया है, लगभग सभी शिक्षक हैं, तो उनके लिए अभी चैप्टर वाइज पढ़ना जिनको आवश्यक नहीं लग रहा है वो अपने फुल लेंथ जो प्रैक्टिस सेट है उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं और सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं। हमारी जो टेक्निकल टीम है इसको सेल्फ इवेल्युएशन मोड पे लाने के लिए काम कर रही है, जो कि मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी यह मोड काम करने लग जाएगा और इसमें आपके प्राप्तांक को भी दर्शाने लगेगा। तो ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो है इसकी शुरुआत करते ही हम लोग हफ्ते में 2 दिन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट देंगे, और इस तरह से जैसे ही परीक्षा नज़दीक आती है तो हम लोग इसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो रेगुलर अपडेट्स और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जो घंटी का चिन्ह बना हुआ है उसे दबाकर नोटिफाई ऑल का सिंबल आप लोग सेलेक्ट कर लें, और साथ ही हमें समर्थन देने के लिए आपके जो अन्य मित्र हैं उनके साथ इसे शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद आप सबों का बहुत बहुत।